हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम्स बाय पवन राव में आप लोगों के लिए एनटीपीसी के जो पेपर 5 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को ये पेपर नंबर 5 आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। चांसेस हैं कि इसमें से इस टाइप के सेम क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप लोग रियल में इन वीडियोज से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही तरीका है कि जो भी क्वेश्चन आप लोग देखो उसको वीडियो पॉज करके आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। और अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा पेपर आप लोगों को पहले मिले तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव पर आप लोग जुड़िए, जहां पर आप लोगों को यहाँ वहां पर ये पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सीमा ने एक निश्चित कीमत पर मोबाइल खरीदा और लैपटॉप खरीदा। दो चीज़ें खरीदी हैं सीमा ने, एक मोबाइल है और एक अपने पास लैपटॉप है। एक इनका कॉस्ट प्राइस होगा और एक इनका सेलिंग प्राइस होगा। खरीदा तो बेचा भी होगा। मोबाइल को 10% लाभ पर और लैपटॉप को 25% लाभ पर बेचा। उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य और लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मोबाइल को 10% लाभ पर बेचा तो 100 का खरीद के पक्का कितने का बेचा होगा? 110 का। ये लैपटॉप को 5% 25% प्रॉफिट पर बेच रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताओ, साथ इसने ये भी बोला है कि लैपटॉप का जो क्रय मूल्य है वो लैपटॉप का जो सेलिंग प्राइस है, उसने पाया कि मोबाइल का कॉस्ट प्राइस लैपटॉप के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो लैपटॉप का सेलिंग प्राइस, मुझे बताइए, मोबाइल का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो लैपटॉप का सेलिंग प्राइस क्या 100 होगा क्या? और उस पर लाभ कितना परसेंट है? 25%। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। कॉस्ट प्राइस अपने पास 4 है तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5। तो ये वैल्यू अपने पास कितने की दी हुई है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है लैपटॉप का और हमें कॉस्ट प्राइस बनाना है। तो 100 जो वैल्यू है वो अपने पास 5 की है और गुना कर देंगे 4 से, तो क्या कॉस्ट प्राइस 80 होगा क्या? इसका फ्रैक्शन 1/4, 4 का खरीद के 5 का बेच दिया तो 5 का मान हमें दिया हुआ है 100, तो 1 का मान होगा 20 और 1 का मान 20 होगा। तो क्या 4 की वैल्यू 80 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 80 होगी। बिल्कुल ठीक है। अब इसने कहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितना? तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो तो हुआ है 10 रुपए का। यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 20 का। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का है? 30 अपॉन अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस 180 और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से। 30 से 6 बार और 100 में 6 का भाग दोगे तो क्या 16 एंड 2/3, 16 सी 2/3%। ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते चलेंगे। आपको एग्जाम में रियल में फायदा तब होगा जब आप लोग इन टोटल क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को एक साथ करोगे और मुझसे पहले आप लोग करोगे। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। क्या आपको इनके कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता, वो चीज़ आप लोग चेक करते चलिए और बढ़ते चलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 446 और 487 को विभाजित करने पर 9 और 12 शेषफल बचे। तो क्या आप लोगों को पता है क्या कि हम लोग 446 में से 9 माइनस करके, यानी कि जो अपने पास 437 है इसका और यहाँ पर अपने पास यहाँ से माइनस करके अपने पास यहाँ से 12, इनका एचसीएफ हम लोग लेते हैं यहाँ पर 475 और इनके एचसीएफ लेते हैं। पहले हम लोग माइनस करते हैं और ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर 437 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसका मतलब 446 में उस नंबर का भाग देने पर 9 शेषफल छोड़ेगा। ऐसा क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता? नहीं पता तो एचसीएफ और ये जो मैंने आपको पढ़ाया एलसीएम एचसीएफ, उसको कंप्लीट जाकर आप लोग देख लीजिए। फाउंडेशन बैच में मैं पढ़ा चुका हूँ, जाकर देखोगे। रेलवे वाले बच्चों के लिए मैं बता चुका हूँ, तो वह सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। बाकी इनका एचसीएफ लेना है। और मुझे बताइए, क्या एचसीएफ लेने का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? एक बार बताना सभी लोग मिलकर। इनका एचसीएफ लेने का तरीका एक तो होता है
तीन तरीके होते हैं, या तो फैक्टर वाला तरीका होता है, या भाग विधि होती है, या सबसे बढ़िया तरीका है कि डिफरेंस या डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर। तो बताओ इनका डिफरेंस कितना होगा। इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर 8 बचा, ये 6 में से 3 माइनस करोगे तो 38। या तो आंसर 38 होगा या 38 का कोई फैक्टर होगा। तो वहाँ से ऑप्शन से हम लोग थोड़ी हेल्प लेंगे। 38 का फैक्टर कितना है, तो आप कहोगे सर 19 इसका फैक्टर है। ये लो अपने पास आंसर आ गया। जैसे ही मैं एक बार आप लोगों को पढ़ाना शुरुआत करता हूं, फिर हम लोग लास्ट तक पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान रखो और मेरे से पहले क्वेश्चंस को आप लोग बनाने की कोशिश करो कि आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या या नहीं है क्या, बताओ मुझे। देखिए, क्वेश्चंस करने के अलग अलग 3-4 तरीके हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे वो चीज़ आपको मैं सिखाता हूं। 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज, चक्रव्यूह या चक्रवर्ती ब्याज है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया हुआ है। तो 20% का 3 साल की, क्या सीआई की रेट आपको पता है क्या? 20% की 3 साल की सीआई की जो रेट अपने पास होगी सर, वो होगी 72.8%। सर हमें 2 साल की तो पता है 44%। तो कैसे आए ये? 2 साल की पता है 44 प्लस उसमें 20 प्लस 44 इंटू अपने पास 20/100। इस चीज़ को सोल्व करोगे तो ये लीजिए, ये अपने पास सीआई की रेट आ गई है। और एसआई की रेट कितनी होगी सर? एसआई की रेट होगी, एसआई की इफेक्टिव रेट निकालने के लिए तो सिर्फ इंटू ही करते हैं 60%। तो बताओ अंतर कितने का है? 12.8% का। यहाँ अंतर कितने का है? 240 का। तो 240 जो वैल्यू है वो बताइए क्या 12.8% की है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और हमें वैल्यू निकालनी है 100% की। ये लो, पॉइंट हटाओगे ये 0 अपने पास आ जाएगा। क्या हम लोग 8 से काट सकते हैं क्या? 8 से कट गया 30 बार, और 8 से कट गया 1 बार और 6 बार, 2 से 8 बार, 2 से 15 बार, और 8 से 1000 क्या 125 बार कटेगा क्या? कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ये अपने पास 1875 1875, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या सभी लोग? तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ईशा एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकती है। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग एलसीएम वाले मेथड से कर लीजिए, बेस्ट कॉन्सेप्ट अपने पास रहेगा। देखो, मैं सोच रहा हूं, मैं मानकर चल रहा हूं कि वीडियो पॉज करके आपने जरूर क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। तो ईशा एक काम को 20 दिन में फिनिश कर सकती है। ये लो 20 डेज में फिनिश कर सकती है, हमने लिख दिया है। इसके बाद ईशा और स्मृति जो मिलकर काम को 16 दिन में, ईशा और स्मृति जो हैं वो काम को मिलकर 16 डेज में फिनिश कर सकती हैं। ईशा, स्मृति और अश्लेषा जो है इस काम को 8 दिन में, ईशा, स्मृति और अश्लेषा जो है इस काम को 8 दिन में फिनिश कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आए, पहला काम एलसीएम जो आ गया अपने पास 80। तो ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 4। ये कितने लगाएंगे? 5। और ये कितने लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 10। तो इसने क्या पूछा है? इसने हम लोगों से पूछा ईशा और अश्लेषा। ईशा और अश्लेषा, देखो क्या नाम है इनका। ये अपने पास पेड़ लगा रही है 4 और दोनों मिलकर पेड़ लगा रहे हैं 5। तो स्मृति क्या एक ही पेड़ लगाएगी क्या? ये लगा रही है 4, ये लगा रही है 1। तो मुझे बताइए ये कितना लगाएगी? 5। इन दोनों का पूछा है, तो इन दोनों का टोटल 10 है। ये लोग 5, 4 और 1, 5 पेड़ लगा रहे हैं, 2 लोग मिलकर। तो ये भी 5, इसका 4। तो बताओ इन दोनों का अगर पूछा है तो एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं। तो 80 को डिवाइड कर दोगे 9 से, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 80/9 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इसको अच्छे से, ढंग से समझ पाए हो क्या? क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर चीजों को आप लोग सोल्व करते हो सिस्टमेटिक तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बेस्ट अप्रोच रहेगी कि कौन से अनुपात में मिलाया जाए। तो एलिगेशन आप लोग लगा दीजिए 75
और एक अपने पास 80 है। क्या एलिगेशन, एवरेज, एलिगेशन, ये सारे के सारे चैप्टर मैंने फाउंडेशन जो बैच पढ़ा है रेलवे का, उस बैच के बाद चाहे आप लोग रेलवे के बाद एनटीपीसी दो, ग्रुप डी दो, आरपीएफ एसआई दो, कोई भी एग्जाम दो, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से अगर आप लोग माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस अगर आप लोग करते हो तो बताइए कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 3.5, और ये माइनस करते हो तो 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 5 से 7 बार और 5 से 3 बार, तो रेशियो क्या 7:3 आ गया है क्या। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी अप्रोच इसकी यही रहेगी जिसमें आपका पूरा का पूरा टाइम बचेगा। बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, मान लो 75 रुपीज़ पर केजी वाला तो आपने 1 केजी मिलाया, ये लीजिए, और अपने पास 80 रुपीज़ पर केजी वाला कितने केजी मिलाया आपने, 20 केजी मिलाया मान लीजिए, और ये दोनों मिलाने के बाद कितने केजी हो गया। अगर बेसिक से कोई बच्चा करना चाहेगी सर बेसिक क्या होगा, मान लो मुझे एलिगेशन नहीं आए, तो अपने पास 76.5। अब यहाँ पर अगर इंटू करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई करोगे तो 75A होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 80 इंटू बी होगा, और इन दोनों को अगर जोड़ दो तो टोटल मिक्सचर का जो प्राइस अपने पास आना चाहिए वो क्या ए प्लस बी होगा क्या। यहाँ से ए को एक तरफ, बी को एक तरफ, और उसका आप लोग रेशियो बना लो। आंसर जो अपने पास आना है वो अपने पास सेम यही आंसर आना है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आप लोग करने की कोशिश कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि क्या आप लोगों को मटका फोड़ने वाला मेथड याद है क्या। जरूर याद रखिए, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है। एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से, फर्स्ट पाइप जो है वो दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर रहा है, 3 टाइम्स अगर है, ये लीजिए इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये मान लो 3 मटके फोड़ रहा है, ये 1 मटका फोड़ रहा है। यदि दोनों मिलकर खाली टैंक को 37 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 मिनट में अगर 4 लीटर पानी डाल रहे हैं, ये मान लो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहे हैं, 4 मटके फोड़ रहे हैं, तो 37 मिनट में क्या 148 लीटर पानी डाल पाएंगे क्या। आप कहोगे बिल्कुल। अब अगर तेज गति वाले को भरना है तो 3 से डिवाइड कर दो, धीमी गति वाले को भरना है तो 1 से डिवाइड कर दो। धीमी गति वाला पूछा है तो ये लीजिए, देखते ही अपने पास आंसर आ गया। क्या इस क्वेश्चन को तो मटका फोड़ने वाला मेथड या इसी टाइप से क्या आप लोग सोल्व करते हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इन क्वेश्चंस को तो हम लोग इसी टाइप से सोल्व करते हैं, और ये अपने पास आंसर आ गया है। करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, क्वेश्चंस अपने आप होने शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके पास अप्रोच मुझे बताइए, पता है क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। देखिए 45 रुपये प्रति किलो केजी वाला, 45 रुपीज़ पर केजी वाला आपने जो चावल मिलाया है वो तो 55 केजी मिलाया है, ठीक है। उसके बाद 36 रुपीज़ प्रति किलोग्राम वाला कितना गेहूं, कितना गेहूं हम लोग मिलाएं कि दोनों को मिलाने पर मिक्सचर का प्राइस 50 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। 50 रुपये का बेचने पर 20% प्रॉफिट हो तो 50 का 20% निकाल के मत घटा देना। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि 50 रुपये का बेचने पर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 50 का 20% निकाल के घटा देंगे और 40 रुपये कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। ऐसे नहीं होता। यहाँ पर मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन कितना है, तो आप कहोगे सर 1/5, तो 5 का खरीदोगे तो बेचोगे कितने का, 1 रुपये का लाभ है। क्या 6 का बेचोगे, ये फाउंडेशन से उम्मीद है कि आपको पता होगा, आप एक बार पढ़ लिए होंगे। तो 50 अपने पास ये रहा, डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, 6 से। 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस बनाना है तो गुना किससे कर देंगे, 5 से। 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 25 बार, तो इसका प्राइस क्या कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का 125/3 रुपये पर केजी आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल। हो गया कितना, 55 और 8 टोटल हो गया 55 प्लस अपने पास 1 केजी, ये लीजिए टोटल हो गया है। और इसको अपने पास यहाँ पर किस भाव से बेच रहे हो, 125/3 रुपये पर केजी के भाव से इसका कॉस्ट प्राइस होगा। या तो आप लोग सेलिंग प्राइस बना लेना, अगर बेसिक से ऐसे नहीं करना चाहो सर ये क्या कर दिया आपने, तो आप लोग यहाँ पर इसको बेच रहे हो 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो ये यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अपने पास टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 45 गुना 55,
यहाँ पर बताओ टोटल कितना होगा 36 इंटू ए, तो ये तो आ गया अपने पास कॉस्ट प्राइस जोड़ने पर, और ये आ गया अपने पास सेलिंग प्राइस 50 गुना 55 प्लस ए, ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के बराबर कॉस्ट प्राइस लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर लाभ कितना परसेंट है, 20% प्रॉफिट है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको गुना कर दो 120/100 से, तो ये लो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पहले से सेलिंग प्राइस है। इसको आप लोग अब सोल्व कर लीजिए और यहाँ से ए का मान निकाल लो, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। एक तरीका अपने पास ये हो सकता है, क्या सर बेसिक से ही सोल्व होगा या कोई मेथड भी है? दूसरा, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन वाली अप्रोच लगा सकते हो, याद रखिए। दूसरा जो अपना कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है, उसमें आप लोग एलिगेशन अप्रोच लगा सकते हो। ये मुझे बताइए, पहला है 45 रुपीज़ पर केजी, ये अपने पास है 45, दूसरा है 36, और इनका जो कॉस्ट प्राइस है, अगर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मैं निकालूं तो ये है 125/3, तो दोनों का यहाँ से सोल्व करते ही रेशियो अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। इसमें से आप लोग ये माइनस करोगे तो अपने पास, मुझे एक बात बताओ, 45 जो वैल्यू अपने पास आ गई है, 45 गुना 3 135, 135 में से ये घटाओगे तो ये अपने पास आ गया 10/3, और ये जो अपने पास आ गया 36 गुना 3 108, 108 का मतलब ये आ गया 17/3। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 17:3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये 17 का मान हमें दिया हुआ है 55 केजी, 17 का मान दिया हुआ है, और 10 का मान पूछा है कि कितने केजी होगा, तो 55 जो वैल्यू है वो 17 की है, और 10 का मान पूछा है तो गुना कर दो 10 से, 10 से गुना करते ही 550 हो गया। 17 गुना 3 कितना हुआ 51, बचेगा अपने पास 4, 17 गुना 2 32, 32 पॉइंट समथिंग आना है, अप्रोक्स में पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। देखिए, इसको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, और यही क्वेश्चन एलिगेशन से कितना जल्दी और कितना आसानी से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। बताओ समझ पाए हो क्या? अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर एलिगेशन तो हमें नहीं आता, तो देखिए भाई, एक दिन में तो मैं सब कुछ आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग याद रखिए कि यहाँ पर आप लोगों को जो वहाँ पर पढ़ाया मैंने, जो कितने दिन से आपको लगभग अर्थमेटिक कंप्लीट कर दिए मैंने उस बैच के अंदर, अब उसमें एडवांस मैथ शुरू होगा जो फाउंडेशन में करवा रहा हूँ आपको। उस बैच के बाद आप कोई भी एसएससी क्या कोई सॉरी एसएससी नहीं, रेलवे का कोई भी एग्जाम जो मर्जी आए वो एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपने वहां से पढ़ लिया होगा, तो ये चीजें एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। एक ट्रेन स्टेशन ए से 7:20 पर निकलती है और दोपहर 2:20 पर पहुंचती है। स्टेशन ए, ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:20 पर निकली और 2:20 पर अगर पहुंचेगी ट्रेन ए स्टेशन एम से, तो 7 से 2, मुझे बताइए क्या 7 घंटे हो गए क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 7 से 2 का अपने पास 7 घंटे हो गए हैं। ट्रेन ए बी से अपने पास सुबह 9 बजे निकलती है, यहां पर ए निकल गई है तो ट्रेन बी आएगा यहां पर, ये यहां कौन आएगा? बी आएगा। बी से अपने पास ट्रेन बी स्टेशन बी से 9:20 बजे निकलती है और उसी दिन दोपहर 2:20 बजे स्टेशन एम पर पहुंचती है। ठीक है, एक ट्रेन बी जो है स्टेशन एन से निकली है ना, बी और एन ये आगे पीछे हो गए, स्टेशन एन से निकली है बी ट्रेन और ये 9:20 पर निकलती है, और मुझे बताइए 9:20 पर तो निकली और 2:20 पर पहुंच गई, मतलब साथ ही पहुंच गई, तो 9 से 2:20 तक मुझे बताइए क्या 5 घंटे हो गए क्या? ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का पहला तरीका हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच की डिस्टेंस d किलोमीटर मान लो, या एक कॉन्सेप्ट और मैंने बताया, टाइम एंड डिस्टेंस अभी खत्म किया ही है मैंने कंप्लीट आपका, अगर आपने वो पूरा का पूरा देखा होगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपको माननी है, 7 और 5 का एलसीएम लेकर आप लोग 35 किलोमीटर मान सकते हो। और 35 किलोमीटर अगर ये 7 घंटे में जा रहा है तो इसकी स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 7 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ठीक है। अब जब तक दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया 9:20 पर, तब तक पहली ट्रेन, क्योंकि दोनों का सेम टाइम पर हम लोग डिस्टेंस देखते हैं दोनों के बीच में, जब तक दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया, मुझे बताइए क्या पहली ट्रेन 2 घंटे के लिए चल चुकी थी क्या? 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर जाएगी, तो 2 घंटे में कितनी चली जाएगी? 10 किलोमीटर। तो अब सेम टाइम पर 9:20 के बाद बताइए इन दोनों के बीच की दूरी बची कितनी? तो आप कहोगे सर 25 किलोमीटर।
और बताइए रिलेटिव जो स्पीड है वो अपने पास, डिस्टेंस तो दोनों के बीच में 25 किलोमीटर है, और रिलेटिव जो स्पीड होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी। तो आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड होगी अपोजिट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से क्या आप लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 12 से कितनी बार? 5 बार। तो क्या ये 125 मिनट आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 125 मिनट आ गया है, ये लीजिए। तो 2 घंटे 5 मिनट अपने पास आएगा। और ऐसे जो टाइम आए, अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो मुझे बताओ, ऐसे जो टाइम आए उसको हमेशा बाद वाले में जोड़ते हैं क्या? तो 2 घंटे 5 मिनट जोड़ोगे तो 11:25, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, और ये वाला जो हम लोगों ने अभी भी आपसे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा भी है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन एक बार हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये वाला एक बात मुझे बताना सभी लोग मिलकर, क्या आप लोगों को पता है क्या कि इस चीज को 7.5 को क्या लिख सकते हो? आप लोग मुझे बताना, जहां पर भी आप बैठे हो एक बार जरूर बताना, 7 इंटू 1/2 या 7+1/2, पहले वाला सही है, ए पॉइंट सही है या बी पॉइंट सही है? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये कुछ बच्चे ए बोलते हैं, कुछ बच्चे बी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब 7.5 का मतलब ये होता है, इस चीज का मतलब तो 7/2 3.5 हो गया। तो याद रखिए 7 इंटू 1/2 नहीं है, ये 7+1/2 है, याद रखिए। तो इसको ऊपर वाले को अगर सोल्व करोगे तो ये है 1 + 1/4, ये है 18 + 3/4, 0.75 का मतलब 3/4, 0.75, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो, तो 3/4 ऐसे लिख सकते हो। ये है -12 और 2/6 का मतलब 1/3, ये -7 और 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, माइनस का 2/3। नीचे तो अपने पास ऐसे की ऐसी चीजें चल ही रही हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों को मिलाकर 1/4 और 3/4, मुझे बताओ क्या 1 हो गया है क्या? और 1 ये रहा, 18 और 2 ऊपर कितना हुआ? 20। ये दोनों को मिलाने पर 1 हुआ, और 12 और 7 19, और ऊपर भी कितना है? 20। नीचे एलसीएम जो चल रहा है वो चलने दो। अगर ये अपने पास 0 हो गया तो मुझे एक बात बताइए, ऊपर अगर 0 हुआ तो क्या आंसर अपने पास 0 ही आ गया है क्या? नीचे वाले को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, इतना आसान क्वेश्चन था ये वाला। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कम से कम मैं आपको 10 से ज़्यादा पेपर, उससे पहले जैसे एग्जाम होगा आपका उससे पहले 10 से ज़्यादा पेपर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। 100% आपको फ़ायदा मिलना है इन चीज़ों का, लेकिन आप लोग इनको करने की कोशिश ज़रूर करो मुझसे पहले। 3 दोस्त अपने पास, पहला दोस्त 12 मिनट में, दूसरा 18 मिनट में, और तीसरा 24 मिनट में। आज ही जाकर देख लीजिए आप लोग इन चीज़ों को क्या, और ये कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए। क्या मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया है क्या? जब भी लोग सर्कुलर पाथ में, और जब वो पहले स्थान पर कितने मिनट बाद वापस मिलेंगे, तो मुझे एक बात बताइए, फिर से एक साथ पूरा करेंगे, एक चक्कर कंप्लीट कब करेंगे? तो क्या 12, 18 और 24 का एलसीएम लेना है क्या? मैंने तो और बहुत स्टैंडर्ड से आपको पढ़ाया कि 2 व्यक्ति, आप फाउंडेशन में देखिए जाकर, मैंने तो आपको बहुत तरीके से बताया कि 2 व्यक्ति सेम डायरेक्शन में अपने पास चल रहे हो, प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, उन सभी का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को करवा रखा है। जाकर आप लोग जरूर देखिए। यहाँ पर तो सीधा सीधा टाइम है कि सभी चक्कर फिर से एक साथ कितने मिनट बाद वे सभी एक चक्कर फिर से एक साथ पूरा करेंगे। तो मुझे बताइए, क्या 12, 18 और 24 का एलसीएम लेना है क्या? और इसमें एलसीएम कौन सा दिखाई दे रहा है इसको अपने पास यहाँ पर? क्या 72 ही दिखाई दे रहा है क्या? एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें सभी में भाग जाए, तो वो संख्या मुझे बताइए क्या 72 होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ये लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। पढ़ो, जब तक आप लोग लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे, तब तक मुझसे पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, याद रखिए आप लोग।
एक ऑनलाइन स्टोर ने दिवाली के सप्ताह में अपने सभी जितने भी कपड़े थे उन पर 20% की छूट की और यूपीआई भुगतान करने पर 50 रुपये की अतिरिक्त छूट करता है। एक व्यक्ति यूपीआई से 3190, तो मुझे बताओ 3190 रुपये तो अगर 50 रुपये की छूट के बाद है, और इसका मतलब पहले जो अपने पास था क्या वो 3240 रुपये ही था क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और 3240 से पहले एक 20% की छूट मिल चुकी है। 3140 में 3190 में एक तो छूट 50 रुपए की, वो जोड़ दिया तो अपने पास ये बना। इससे पहले 20% की छूट मिल चुकी है। इसका मतलब मार्क प्राइस अगर 5 है और 20 एक की अगर छूट मिल गई ऊपर वाला डिस्काउंट, तो बताइए ये जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस, क्या ये 4 की वैल्यू है क्या? तो बट्टे 4 गुना 5। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्यों आपको ये फ्रैक्शन वगैरह करना, जब 20% की छूट मिल चुकी है तो क्या ये वैल्यू अपने पास 80 की है क्या? और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से गुना कर दूंगा। ये लीजिए, 0 से एक 0 काट दो, 8 से कितनी बार कट रहा है? 4050, तो सोल्व कर लेना तो आंसर कितना आ गया? 4050। ये लो, आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। रमणीक ने 1,46,600 रुपये का एक व्यवसाय शुरू किया। 5 भी महीने बाद सोमेश भी। अच्छा, ठीक ठाक क्वेश्चन है जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। क्या आपको इतना तो पता है क्या कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो अपने पास होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करोगे तो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। तो इसका प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट है 1,45,600 है, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है 1,50,400 है। इसने 5 महीने बाद शुरू किया। रमणीक ने इतने दिन बाद एक व्यवसाय शुरू किया और सोमेश 5 महीने बाद। इसका मतलब इसका पैसा तो रहा है 12 महीने के लिए, और ये 5 महीने बाद आया, तो सिर्फ बिजनेस में 7 महीने ही रहा है। मल्टीप्लाई हम लोग बाद में कर देंगे, पहले इनका रेशियो अगर निकालना चाहो, अगर कट रहा है तो काट दो। 8 से कितनी बार कट रहा है? एक बार, बचेगा 6। 8 से 8 बार और 2 बार। ये बताइए 8 से कितनी बार कट रहा है? एक बार। 7 8 8 64, और ये लीजिए, क्या 2 से कट रहा है क्या? 91, और 2 से कट रहा है कितनी बार? 94। अब आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपने पास 91 इंटू 12, और ये कितना हो गया अपने पास? 94 इंटू 7। 7 से मुझे बताइए क्या फिर से कट रहा है क्या? 13 बार, और 2 से 6 बार, और 2 से 47 टाइम। तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो 13 गुना 6 78, और इधर आ गया 47। तो क्या 78 और 47 ये अपने पास आंसर आ गया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, हमें बात समझ में आ रही है। क्वेश्चंस भी बताइए क्या आप, और इसी टाइप के एग्जाम से जस्ट पहले, उससे 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले जितने टफ क्वेश्चन, और फाउंडेशन बैच में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले जैसा पेपर आता है उससे थोड़ा सा मैं आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ, तो वैसे जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़ा सा 10% 15% एक्स्ट्रा तक सिलेबस आप लोग कर सकते हो। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, अपने पास 20% की छूट देने के बाद 25% लाभ कमाता है, तो मैंने कितनी बार बताया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया होगा कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये आ गया 80, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 125। क्या आपको ये रेशियो याद है क्या? कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट। ये लीजिए, सोल्व करना पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले करो, तब आपको पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में तो टाइम लग रहा है, ये तो सर करवा रहे हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल आसान चीजें बन रही हैं। यहां से अपने पास बेचकर लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु क्रय मूल्य से 30% की वृद्धि हो जाए, इस पर 30% की वृद्धि हो जाए, तो इसका 30% क्या 24 ही होगा क्या? 80 का 30%, 24 की अगर वृद्धि हो गई तो मुझे बताइए कितना होगा अपने पास? आप कहोगे सर 104 होगा। ठीक है, क्रय मूल्य इतना हो जाए,
यदि लाभ 15% प्राप्त हो, इस पर अगर 15% प्रॉफिट भी हो जाए तो मार्क प्राइस तो अपने पास पहले से है, 15% निकाल के इस पर जोड़ दो, या तो 115 से गुना कर दो या 15% निकाल के जोड़ दो। क्या 1560 हो गया है क्या, और बट्टे में 100 है तो 15.6, तो 15.6 जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस क्या 119.6 हो गया है क्या। बताओ छूट कितने की मिली, 5.6 की, बट्टे 125 5.4 की, बट्टे 125 और गुना किससे कर दोगे 100 से, 25 से 4 बार और 25 से 5 बार। क्या इसको सोल्व कर लोगे क्या आप लोग, 40 और 3 43, तो अपने पास 4.32% इंटू करके 5 का भाग दोगे तो 4.32% ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करना है, खुद से सोल्व करना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अगला देख लीजिए। यदि कभी भी ये चीज का आप लोगों को पता है क्या कि ए, या तो आप लोग इसके बराबर में के मान लो और फिर तीनों को जोड़ देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 34, 61 और 45। तो या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 के, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 61 के और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 45 के, और फिर तीनों को जोड़ देना तो 2 बार ए स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर और 2 का आगे भाग चला जाएगा। या तो उससे पूरा सोल्व कर लो, या आप लोग ध्यान रखना कभी भी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी सी है तो इनका मान अगर निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, जहां पर ए नहीं है, यहां ए नहीं है तो इन दोनों को तो जोड़ दो, ए और ए को ए निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ोगे तो 5 और 4 9, 9 में से 1 घटाना आप लोगों को, यहां पर 9 में से 1 घटाना है तो 8 बचा, और यहां पर 7 में से 6 घटाओगे तो 1 बचा, और बट्टे 2 इनको घटा के डिवाइड 2 से करना है हमेशा। जैसे बी स्क्वायर निकालना है तो यहाँ दोनों जगह बी स्क्वायर है तो इन दोनों को जोड़ो और जहाँ नहीं है उसको घटा दो, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 4 और 1 5 में से 5 घटाओगे 0, 6 और 3 9 में से 4 घटाओगे तो 50, तो 50 बट्टे 2 ये अपने पास आ जाएगा 25। जैसे सी यहाँ है तो दोनों जगह आप लोग जोड़ दीजिए, ये घटा दो तो 5 और 1 6, 6 में से 4 घटाओगे तो कितना बचा 2, 10 में से घटाओगे तो 7 और उसको आधा तो करना ही है तो 36। तो ए का मान आ गया 3, बी का मान आ गया 5 और सी का मान आ गया 6। यहाँ पर बी माइनस ए करोगे, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2, सी माइनस बी करोगे तो 1 और सी माइनस ए अगर करना है आपको तो ये आ गया 3। तो आंसर 2 1 3 बी ऑप्शन आ गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। ये रहा क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कि इसका फैक्टर आप लोगों को करना ही पड़ेगा क्या। 847 में 7 का भाग लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये 7 गुना 121 है और 121 11 की पावर 2। इसमें 5 का भाग लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो 5, तो अंदर बचेगा 77 तो 7 गुना 11। ये 25 का भाग लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो 25 गुना 2 अपने पास 50 और अब 25 गुना 7 तो अपने पास 3 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 25 का भाग लगता हुआ दिखाई दे रहा है, 25 यानी 5 की पावर 2। 25 गुना अपने पास कितना आएगा तो आप कहोगे सर 25 से 1 बार, 2 बार और 1 बार, और तो वो अपने पास 11 का स्क्वायर है। तो बताओ 3 की पावर कितनी आएगी तो 3 की पावर 3। 5 की पावर कितनी आएगी, 5 की पावर 5 आएगी सर। 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। 7 की पावर कितनी आएगी, 7 की पावर 2 आएगी 2 जगह, और 11 की पावर 2 ये रही, 1 ये रही, 2 ये रही, 11 की पावर 5। अब ए का मान तो 3 है, बी का मान 5 है, सी का मान 2 है और डी का मान 5 है। तो रख दो, यहाँ पर रखना है ए बी का मान 3 गुना 5 और सी डी का मान 2 गुना 5। 15 में से 10 माइनस कर दोगे तो आंसर जो आ जाएगा क्या वो 5 ही आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 5 ही आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन उससे एक स्टेप और अच्छा है क्योंकि यहाँ पर अब घटाना और है। देखिए ए की आय बी की आय का 80% है। ए की जो इनकम है
वो बी की इनकम का 80% अगर अपने पास है तो ये 100 होगा, तो ये 80% कितना होगा, 80 ये लो। आगे ये बात कर रहा है एक्सपेंडिचर की, ए का वे बी के वे का 60% है, तो ये 100 अगर है तो इसका वे कितना होगा, 60 होगा। रेशियो निकालना चाहो रेशियो निकाल लो। ए की आय बी के वे का 90% है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट तो घटा नहीं सकते क्योंकि ये तो एक्स की फॉर्म में है और ये वाई हमारे पास मानेंगे हम लोग। अब इसने कहा है कि ए की जो इनकम है वो बी के वे का 90% है। ए की जो इनकम है ना वो बी के वे का 90% क्या है, क्या ना, ये तो 80% है। तो क्या करें हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की जो इनकम है वो बी के वे का 90% है, तो यहाँ पर 100 का अपने पास 90 मान लो। 20 से कट रहा है 4 बार और 20 से कट रहा है 5 बार, तो इनका रेशियो 4:5 है। 4 की वैल्यू 90 है, तो क्या 5 का मान निकाल सकते हो क्या? इन प्रॉब्लम से बचने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो मुझे बताइए 90 की वैल्यू 4 की है, तो यहाँ से 5 का मान 112.5 होगा क्या, 450, 450 बट्टे 4, तो 450 का आधा करोगे 225, 225 को फिर से आधा करोगे तो 112.5। अब बताओ इसने 90 रुपए कमाए थे और 60 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, तो आप कहोगे 30। इसने 112.5 में से 100 खर्च कर दिए तो बचाए कितने, 12.5। अब इसने पूछा हम लोगों से कि बताओ इसकी बचत, ए की बचत बी से कितना परसेंट अधिक है, तो 17.5 बट्टे 12.5 और गुना किससे कर दोगे, 100 से। पॉइंट तो हट ही जाएगा, 25 से 5 बार, 25 से 7 बार, 5 से 20 बार और 20 गुना 7, क्या आंसर 140% आ गया है क्या? मुझे बताइए, ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने आप लोग क्वेश्चंस को करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद ही होगा क्वेश्चन। दो समान राशियां अपने पास 6% और 10% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। प्रिंसिपल अपने पास यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन करने के दोनों कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा और पहले से करके देखो तब पता लगेगा, अरे मैं तो आसान क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर सर जो करवाते जा रहे हैं मैं तो प्रत्येक आसान क्वेश्चन में फंस रहा हूँ। तो मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिए, तो ही आपको फायदा मिलेगा, याद रखिए। 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद अगर वापस की गई तो प्रत्येक स्थिति में 1105 थी। 6%, 10%, पहली राशि दूसरी से 2 वर्ष बाद, तो ये टी ईयर है, तो ये टी प्लस 2 ईयर और दोनों का अमाउंट सेम है। यहां भी अमाउंट हो गया 1105 और यहां भी अमाउंट हो गया 1105। अब यहां पर अमाउंट दोनों का सेम है, तो पहला तरीका तो ये होगा कि इसका भी अमाउंट बना लो। अमाउंट का फॉर्मूला तो मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो मूलधन में अगर ब्याज आप लोग जोड़ोगे तो ये 1105। इक्वेशन फर्स्ट, ये x है अपने पास, x इंटू 10 इंटू टी अपॉन अपने पास 100 और ये भी कितना है 1105। दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर लीजिए। यहां से x कॉमन ले लो, दोनों जगह से, ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी x कॉमन आ जाएगा और इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो x से x कट जाएगा तो t का मान आ जाएगा और t का मान कहीं भी या तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट करोगे तो इसका मान x का मान आ जाएगा, लेकिन ऐसे तो लेंथी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आपको करना पड़े और ये आपको तरीके तब समझ में आएंगे, नहीं तो ये लगेगा सर कर क्या दिया ये तब समझ में आएगा मूलधन प्लस ब्याज जब आपका फाउंडेशन ठीक ठाक पढ़ा हुआ होना चाहिए। और अभी 5 तारीख से आपके एग्जाम हो रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि वो तो चीजें आपने ठीक ठाक पढ़ ली होंगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास ये तरीका है क्या दूसरा, जब मूलधन और अगर मिश्रधन सेम है, अगर मूलधन और मिश्रधन यहां भी x और 1105, x और 1105, तो क्या दोनों जगह ब्याज भी समान रहा होगा क्या? अगर आप किसी को 10,000 रुपये उधार दे रहे हो और 12,000 वापस दे रहा है, दूसरे को भी 10,000 दे रहे हो 12,000 वापस दे रहा है, तो ब्याज तो दोनों बार 2,000 बराबर है ना। तो इसका ब्याज बताओ, तो ब्याज होता है इफेक्टिव रेट 100 रुपये पर, तो गुना करोगे तो इसका ब्याज, देखिए एग्जाम में कैसे करोगे, इस टाइप से नहीं करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। 60 + 12, इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी 10t और ये अपने पास बराबर है, तो 40 = 12 है, तो t बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे 3 साल आ गया सर। t का मान अगर 3 साल आ गया है, t की वैल्यू 3 आ गई है, तो इफेक्टिव रेट क्या 30% होगी क्या?
इफेक्टिव रेट होती क्या है? तो आप कहोगे सर इफेक्टिव रेट होती है 100 रुपए पर ब्याज। 100 रुपए पर अगर 30 रुपए का ब्याज है तो मिश्र धन मुझे बताइए 1105 के नीचे, क्या ये 1105 130 का मान है क्या? और गुना किससे कर दोगे? 100 से, प्रिंसिपल निकालने के लिए जिसकी वैल्यू दी हुई है। अमाउंट के नीचे अमाउंट, और मूलधन निकालना था तो 100 से गुना, ब्याज निकालना होता तो 30 से गुना। जीरो से एक जीरो काट दो, 13 से कट रहा है 8 और 5 बार, तो आंसर कितना आ गया? 850। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? तो आप लोग क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चीजें तो आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी, तभी आप लोग ठीक से अच्छे से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आपको ओनली और ओनली तब समझ में आएगी जब आप लोग इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर चीजें कहां से समझ में आएगी? ए और बी में छात्रों की संख्या 50 और 62 है। ए और बी में 50 और 62 है। मैं 2 से काट देता हूं, 25 और 31 है। ये लो, 2 से काट दिया, थोड़ी छोटी संख्या तो बनाए। सभी छात्रों के औसत 75 थे, जितने भी बच्चे हैं औसत 75। ए में छात्रों का औसत बी वर्ग के छात्रों के औसत से 20% अधिक है। ए का जो औसत है वो बी से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 अपने पास होता है, तो इसमें अगर 5 होंगे तो ये 6 होगा। अब मुझे बताओ इन बच्चों का एवरेज कितना होगा? तो यहां पर आप कहोगे सर एवरेज ये तो हुआ 150, ये कितना हुआ 155, तो इन बच्चों का जो टोटल हो गया है वो क्या 305 हो गया है क्या? और 305 कितने बच्चों का एवरेज हो गया है? तो आप कहोगे सर 56 का एवरेज हो गया है। टोटल 305 है, बच्चे मैंने 56 बांट लिए काट कर, तो मुझे बताइए एवरेज कितना होगा? तो इनका एवरेज अगर निकालोगे तो 305 बट्टे में अपने पास 56, ये लो एवरेज आ गया। और इसने एवरेज कितना दिया है? इसने एवरेज दिया है 75, तो एवरेज के नीचे तो एवरेज लिखोगे 75 के नीचे 305 बट्टे 56। एवरेज के नीचे तो हमने एवरेज यहां पर लिख दिया है और गुना उससे करेंगे जो पूछा गया है। ए में छात्रों का औसत पूछा है, तो ए में छात्रों का औसत क्या आप लोग 6 से गुना कर दोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मैं 6 से गुना कर दूंगा। और 5 से कट रहा है 15 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है? 61 टाइम। 15 गुना 6 90, और 56 ऊपर जाके अगर गुना करोगे 90 से तो 0। 9 का 6 से गुना करोगे तो 54। 9 गुना 5 45, और 50। 50 को डिवाइड करना है 61 से, तो भाग जाएगा 8 बार। 8 गुना 6 48, और ये लो, और यहाँ भाग जाएगा फिर 8 गुना घटाओगे तो भाग जाएगा 2 बार। 82 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। आप लोगों को मैंने तो कैलकुलेट किया है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? कुछ बच्चे जिनको एवरेज पढ़ा होगा, ऐसे एवरेज फाउंडेशन में मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन करवाता हूँ। नहीं पढ़ा तो और बेसिक से आप लोग कर लीजिए। ए में छात्रों का औसत बी से 20% अधिक है, तो इसमें अगर 5 है तो ये 6 होगा, 5x और 6x। इसमें बच्चे थे 50 और इसमें बच्चे कितने हैं? 62। तो टोटल अपने पास एवरेज निकाल लो। 50 गुना 6 300x, ये अपने पास गुना करोगे तो अपने पास यहाँ से ये 310 आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 310 आ गया। ये लो 50 और 62, 5 गुना 2 10, 30 और 1 31, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल में अगर आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट का भाग दोगे जो कि 112 हैं, तो बराबर एवरेज 75। यहाँ से x का मान निकालना, वो यहाँ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये अपने पास कंप्लीट। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, वो आपकी मर्जी है कैसे करना चाहो, लेकिन फाउंडेशन में कम से कम मैं ऐसे 4 क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, मुझे बताइए 1/4 कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल जानते हैं। ये क्या बात हुई? एक बार आप लोग जोड़ते हो, एक बार दोनों को घटाते हो, इंटू 0.0175, तो ठीक है। नीचे अगर इन दोनों से मुझे बताओ 105 अगर मैं कॉमन ले लूँ 1.05, तो इनको अगर 1.05 और इसको जोड़ोगे दोनों को तो क्या 28.7 हो जाएगा क्या? इससे ये कटेगा। इस पॉइंट के कारण ऊपर 2 जीरो और इस पॉइंट के कारण नीचे 4 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बिल्कुल ठीक है। काटो भाई, बैठकर काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसे तो कैसे काम चलेगा।
25 से कितनी बार कट रहा है? 7 बार। 25 से 4 बार, 4 से अपने पास 3 बार, और कोई कट रहा है क्या? 3 से 7 से मुझे बताइए 15 बार, 15 7 105, और 3 से 5 बार। तो इधर 1/4 आ गया, इधर 1/5 आ गया, तो आंसर क्या 9/20 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9/20 आ गया है। बताओ सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि 9/20 कहाँ से आ गया? और समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या रुपीस हमेशा उनके एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं? ये कहानी, ये बात आपको याद है क्या? रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं, तो 2 से गुना करोगे 2 मैन एंड 1 वुमेन किसी काम को 14 डेज में फिनिश करते हैं, तो 14 से गुना कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। 2 मैन और अपने पास यहाँ पर 4 महिलाएं उस काम को फिनिश कर सकती हैं कितने दिन में? 8 दिन में। तो 8 से गुना कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। और यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया अपने पास 28 मैन प्लस अपने पास 14 वुमेन, 16 मैन प्लस 32 वुमेन। ये 16 इधर आएगा तो 12 मैन बराबर क्या अपने पास यहाँ से 18 वुमेन आ गया है क्या? तो M/W बराबर कितना आ गया है? 3/2 सर आ गया है। मैन को मिल रहे हैं जिसकी एफिशिएंसी 3 है, उसको 600 रुपये मिल रहे हैं। तो मैन को अगर 600 रुपये मिल रहे हैं तो बताइए वुमेन को 3 की वैल्यू 600 है, तो 1 का मान 200, तो 2 का मान क्या 400 ही होगा क्या? 3 की वैल्यू अगर 600 है तो 2 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 का मान जो होगा वो अपने पास 400 होगा। चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार के अपने पास अलग अलग हैं, 408, 418, 468, 512। थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो मुझे बताइए क्या सबसे पहले कौन कितने प्रकार के, यहाँ पर 3 प्रकार की चाय हैं अलग अलग, थैलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी जिसमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर फैलाए अपने पास आ सके? तो मुझे एक बात बताओ, चाय की मात्रा कितनी लें? तो क्या हमें इनका HCF लेना है क्या? और HCF लेने का तरीका क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस अपने पास 60 है, और इन दोनों का डिफरेंस कॉमन फैक्टर हम लोग ढूंढ लेंगे उसमें से। 516 और 438 के 48 आ गया है क्या? और दोनों का डिफरेंस फिर से कितना है? 12। तो HCF कितना होगा? तो आप कहोगे सर 12 होगा। ये लीजिए HCF जो अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 12 होगा HCF। ये लीजिए सोल्व कर लीजिए, 12 408 में 12 का भाग दोगे तो कितने थैले? 12-12 केजी के थैले आप लोग बनाओगे तो यहाँ पर कितने थैलों की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 12 गुना 4। ये लीजिए, अब 468 केजी के अगर थैले बनाने हैं और प्रत्येक में 12 केजी अगर आएगा तो यहाँ पर अपने पास 12 केजी अगर आएगा तो ये लो। और अगर 516 केजी के थैले बनाने हैं और प्रत्येक में 12 केजी अगर आएगा तो 12 गुना 4 48 और 12 गुना 3 36। अपने पास ये तो हो गया 16, 6 अपने पास, 3 और 6 10 और 1 कितना हो गया? 11। तो ऐसे थैले कितने की आवश्यकता होगी? तो टोटल जो बैग्स अपने पास होंगे वो 116 बैग होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ भाई सभी लोग। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, एक तो ये वाला क्वेश्चन इकाई अंक आप लोगों से पूछा है, अपने पास अगर नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं लिख देता हूँ, लेकिन मुझे आपके कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चे का आंसर चाहिए, याद रखिए। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, जरूर आप लोग सीखिए पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि अपने पास एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने दिया है, तो दोनों का हाइट एंड डिस्टेंस और इकाई का अंक निकालना आता है या नहीं आता? इस क्वेश्चन का और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे आपकी तरफ से चाहिए, और उसके बाद हम लोग अगले पेपर में, पेपर नंबर 6 में फिर से मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले ये बढ़िया क्वेश्चंस अब मैं आपको, देखिए पहला बिल्कुल जो फर्स्ट पेपर करवाया था बिल्कुल आसान पेपर मैंने करवाया था जो कंप्लीट आया हुआ था, और पेपर अब भी आसान ही आना है, पूरा का पूरा कुछ चेंज नहीं किया। फिर मैंने 2024 और 25 के जो ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की पिछले 3 पेपर में, और अब जो मैं पेपर करवा रहा हूँ वो आपको एक्सपेक्टेड कि मतलब इस टाइप का सा पेपर आपका बनेगा, इससे आसानी बनना है। तो इन पेपर को जरूर मेरे साथ साथ आप लोग सोल्व कीजिए, आपको 100% फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर। टाइम मैं आपका बिल्कुल वेस्ट करता हूँ नहीं, शुरुआत से आता हूँ, पढ़ाता हूँ, लास्ट तक पढ़ाते जाता हूँ, और उसके बाद बोलता हूँ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।